स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। तो आज की हम जो वीडियो करेंगे वो वीडियो होगी बेसिकली फॉर मोशन इन द प्लेन, दैट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 11 साइंस फिजिक्स। और इस मोशन इन द प्लेन में हम आज बात करने वाले हैं किसकी, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। देखो जब हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन का मतलब है मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। टू डायमेंशन का मतलब एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। तो दो डायमेंशन में जब मोशन होगा उसको बोलेंगे मोशन इन द प्लेन। इससे पहले हमने बात की थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है मोशन इन वन डायमेंशन। सो जब हमने बात की मोशन इन वन डायमेंशन तो हमने देखा जो वेलोसिटी थी या तो उसकी क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी, या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी, या एक्सेलरेशन था या तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन थी, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए स्पेस, प्लेन का मतलब है 2D और स्पेस का मतलब है 3D, तो वहां पे अगर मैं देखूं तो वहां पे क्या होगा, एक या दो डायरेक्शन नहीं है, वहां पे बहुत सारी डायरेक्शन होने वाली, ठीक है। यहां पे क्या थी, जब हमने मोशन की बात की किसमें, वन डायमेंशन में, तो वन डायमेंशन में क्या था कि सिर्फ या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई चीज हो रही थी या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही थी। कब, जब वन डायमेंशन में बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन स्पेस, मोशन इन थ्री डायमेंशन, इन दैट केस क्या होगा, यहां पर एक नहीं दो से ज्यादा डायरेक्शंस होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या आया, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का एक नया कॉन्सेप्ट आया। और अब हम उसके बारे में बात करेंगे आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन, 4 5 6 कितनी भी डायरेक्शन होंगी, तो उसको डील करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट निकाला, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर का। तो अब हम बात करें वेक्टर और स्केलर की, तो सबसे पहले मैं स्केलर की बात कर लेता हूं, ठीक है। स्केलर की बात कर लेता हूं तो स्केलर जनरली अगर मैं बोलूं, सपोज मेरे पास शुगर, या जनरली मैं बोलूं मास ऑफ द गोल्ड, ये मेरे पास एक गोल्ड ब्रिक थी, मैंने बोला इस गोल्ड का जो मास है वो क्या है, सपोज 3 kg, 3 kg बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं बोलता हूं 1 kg, ठीक है। 1 kg तो होगा ही सबके पास। तो मास गोल्ड था, गोल्ड का मैंने बोला मास क्या है, 1 kg है। तो अगर आप देखें तो जो मास है क्या शो कर रहा है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो मास है ये क्या शो कर रहा है, ये जो 1 kg है क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है आपका, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सो इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज स्केलर, सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and no direction and can be added algebraically। अब algebraically कैसे होगा समझो इसको। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओके, हियर यू कैन सी देयर, और यहां पे क्या लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड की बात की। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्या है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। अलजेब्रा जैसे कि आपको पता है, बेसिकली अलजेब्रा ही हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 4 3 7, ये हो गया 10, ठीक। तो अलजेब्रिकली का मतलब क्या है कि हम सीधे सीधे इसको अलजेब्रा की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को मैं क्या कर सकता हूं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकता हूं, इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है। नाउ इफ अगर मैं बात करूं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो देखो जनरली जैसे आपको बोला गया
कि a car is moving with a speed of 10 meter per second in north direction. Okay, moving, the velocity of a car is 10 meter per second in north direction. So you can see over here that velocity is physical quantity, any physical quantity. Now its velocity or speed is 10 meter per second. So it is showing us the magnitude, or you can say it is size. Now you can see here, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे एक और चीज, एडिशनल चीज दे दी। देखो इससे पहले जो हमने बोला सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड दिया था, यहाँ पे एक और चीज दे दी। उसने बोला कि ये कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो प्लस यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन दे दी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसके पास मैग्नीट्यूड या साइज या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, पक्का जरूर होगी, लेकिन साथ साथ उसके साथ क्या होगी, एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। सो यू कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, जब उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, विच है डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन होगी। और थर्ड द इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, विच फॉलो या विच ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, जिनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और द थर्ड थिंग इज दे ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो है क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके लिए क्या है, स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ है, इसके लिए स्पेशल लॉ है। तो ये क्या करेंगे, इस लॉ को फॉलो करेंगे। अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इससे पहले जब आप 9th तक पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब आप 11th में हम अगर डिस्कस करें तो 11th में एक चीज और यहाँ पे आ जाती है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी वेक्टर एडिशन के जो लॉ होंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसको हम अभी समझेंगे कैसे ये वेक्टर होगी या कैसे स्केलर अगर फॉलो नहीं करेगी तो कैसे वो स्केलर होगी। सो वेक्टर अगर बात करो एग्जांपल्स की, तो वेक्टर के जनरली वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास फोर्स है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, और ये क्या करेंगे, वेक्टर लॉ को फॉलो भी करेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर बात करो स्केलर की, जैसे मास है आपके पास, टेम्परेचर है आपके पास, टाइम है आपके पास, ठीक है, और आप कह सकते हैं वॉल्यूम है आपके पास। तो ये सब क्या है, ये क्या है, सब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इनके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अगर मैंने बोला वेक्टर की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, प्लस लॉज ओबे करेंगे किसको, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जांपल आपको बताता हूं, 11th में 10th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक। करंट जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसके बावजूद वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्यों है, देखिए सपोज यहां से आई 1 एम्पियर ऑफ करंट और यहां से आई 2 एम्पियर ऑफ करंट, तो यहां से कितनी जाएगी, 3 एम्पियर ऑफ करंट। जनरली क्या है, 1 + 2 दैट इज 3, दैट इज 3। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सीधे सीधे जो अलजेब्रिक लॉ होता है उसको फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 प्लस, अब इनके भी सपोज 90 डिग्री का एंगल भी है, तब भी इस एंगल का कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता। जबकि वेक्टर एडिशन जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वेक्टर एडिशन के लिए एक अलग सा रूल होता है। तो यहाँ पे आप जनरली देखा है तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, बिकॉज इट विल नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या करेंगी, अलजेब्रिकली ये क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो इसका भी बड़ा इंपैक्ट है, इसका भी बड़ा रोल है कि अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फिर वेक्टर ना होकर क्या हो जाएगी, स्केलर। और एग्जांपल इसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट।
अगर बात करो कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मेरे पास मैंने बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको बोला v, तो अगर मैं v के ऊपर एक एरो लगा दूं, ठीक है, ये एरो, ये शो करता है इसका टेल और ये शो करता है इसका हेड, ठीक है। तो अगर मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक क्या लगा दूंगा, ऐसे एरो लगा दूंगा, ये टेल होगी और ये क्या होगी, हेड हो गया। या फोर्स है, जैसे फोर्स, तो उसको F लिखा और उसके ऊपर क्या कर दूंगा, ये एरो का साइन लगा दूंगा, तो ये क्या आएगा, सिंबल होगा या नोटेशन होगा किसका, वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले एक होता है पोलर वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस टाइम पे वो वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोलर वेक्टर होगा। जैसे अगर बात करो डिस्प्लेसमेंट की, ये सब क्या होंगे, मूविंग, दे ऑल आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद एक और वेक्टर होता है दैट इज एक्सल वेक्टर। बेसिकली एक्सल वेक्टर को हम दिखाते हैं रोटेशनल मोशन को शो करने में, रोटेशनल मोशन को शो करने में। रोटेशनल मोशन का मतलब है जैसे कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो जो ये है, ये डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगी, इट विल शो यू द एक्सल वेक्टर, ठीक है। अगर बात करूं लीनियर की, लीनियर मोशन हो रहा है तो पोलर वेक्टर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो यू कैन सी हम इसको किससे करेंगे, एक्सल वेक्टर से शो करेंगे। उसके बाद अगर बात करूं इक्वल वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर क्या होंगे, अब ऐसे कोई वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगा। जैसे आप देखें ये A था, ये B था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, और इन दोनों को क्या बोल दूंगा मैं, इक्वल वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं हम अपोजिट वेक्टर की। अपोजिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अलग अलग। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। तो A इक्वल टू हो सकता है माइनस B, ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वो इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट वेक्टर का मतलब है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस का मतलब बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर A दे रखा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको दो लाइन के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और ये किसके बराबर होगी, सॉरी A के बराबर होगी। तो ये जनरली क्या शो करेगा, उस वेक्टर का साइज या न्यूमेरिकल वैल्यू को ये क्या करेगा, शो करेगा। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज यूनिट वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 6th वाला जो है यूनिट वेक्टर। देखिए अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास A, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, दैट इज दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। मतलब ये जो शो कर रहा है ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, और ये शो करता है, ये क्या करता है, ये शो करता है डायरेक्शन, ठीक है। और हम इसको क्या पढ़ते हैं, A कैप। ये जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A इंटू एन कैप। एन कैप भी क्या शो कर रहा है, यहां पर डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर which we can use for showing the direction। सो अगर बात करें यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसी कैप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी की क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। सो अगर मुझे यहाँ पे ए कैप की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, जैसे आपको बताया मैंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द ए कैप इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए, और यू कैन राइट इट वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ, ठीक है।
तो ये क्या शो कर रहा है जनरली, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड नोन एज यूनिट वेक्टर। एंड द नेक्स्ट वन इज नल पॉइंट, नल वेक्टर। नल वेक्टर बेसिकली जीरो वेक्टर को भी कह सकते हैं, नल वेक्टर। इसको हम जीरो ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो नल वेक्टर जो जीरो वेक्टर होता है उसको हम स्केलर भी कंसीडर कर सकते हैं और वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस इज नोन एज नल वेक्टर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, सपोज वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b था, b को इधर ले आया, a माइनस b वेक्टर हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो वेक्टर के बाद। मतलब ये जो है क्या शो कर रहा है यहाँ पर, नल वेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। Now if we talk about, let's talk about laws of vector addition. So basically हमारे पास जो लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के लिए, वो तीन लॉ होते हैं। That one is known as triangle law of vector addition. The second one is known as parallelogram law of vector addition, and the third one is known as polygon law of vector addition. देखिए जो ट्राइंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, ये बेसिकली आपका 11th में हम स्टडी करेंगे। जबकि जो पॉलीगन लॉ होता है ये कहाँ होती है, इसको हम बात करेंगे हायर स्टडी, जो आप आगे जाके अगर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो तब वो क्या करेगा, पॉलीगन लॉ को वहां पर सीखेगा। तो आज जो हम बात करेंगे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम की लॉ की क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, बेसिकली समझिए, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स आपकी दो वेक्टर्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर किसी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और वी आर टेकिंग दी बोथ द साइड्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में हम उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जो थर्ड साइड होगी, जो थर्ड साइड होगी किसकी, इस ट्राइंगल की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी क्या थे, दो मेरे पास क्या थे, साइड्स थी ट्राइंगल्स की जो रिप्रेजेंट कर रही थी दो अलग अलग वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी। अगर ए और बी को रिप्रेजेंट कर रही है इन द सेम ऑर्डर, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या, इट विल शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, और वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा। देख सकते हैं आप, अगर अपोजिट ऑर्डर का होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है ए बी, अगर ये कुछ ऐसा होता तो हम क्या बोलते, सेम ऑर्डर में। बट हियर यू कैन सी, जो आर का जो ऑर्डर हो गया है जस्ट अपोजिट ऑर्डर में, जबकि ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर में। तो ये नहीं लेके हम क्या करेंगे, व्हेन द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर शोइंग द टू वेक्टर्स ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle will show you the resultant in the opposite order। opposite order का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन, जैसे अगर हम बात करें तो कैसे चलेगा, साइक्लिक चलेगा। अगर बात करूं सेम ऑर्डर में कैसे चलेगा, ये साइक्लिक, मतलब ए से बी से यहां आ जाएगा, ऐसे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वेक्टर जो ट्राइंगल है उसमें क्या होगा, ए बी आप देखेंगे दोनों सेम ऑर्डर में, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट है इसके जस्ट अपोजिट है। इसको जनरली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो है इसके जस्ट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। तो नाउ लेट्स टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज अब ये ए वेक्टर है, नाउ ये बी वेक्टर है। अगर आप यहां पे देखें तो वेक्टर ए का जो हेड है वो किससे कनेक्ट है, यहां पर बी के टेल से कनेक्ट है, ठीक है। अब एक और चीज मैं शो कर रहा हूं आपके पास, जैसे ये है ए और ये है बी, ठीक है। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, देखो ए का जो हेड है, टेल है, वो बी के टेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए कभी भी क्या होता है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा और यहां पे ये बना दिया थीटा, तो वह जब कभी भी दो वेक्टर्स के हेड और टेल और हेड एक साथ कनेक्टेड हैं, तो उस टाइम पे हम कहते हैं, कौन सा एंगल लेंगे हम उस टाइम पे, लेते हैं हम एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, बाहर वाला एंगल लेते हैं। कब लेते हैं, जब किसी भी दो वेक्टर का हेड और टेल आपस में जुड़े हुए हैं, या टेल और हेड आपस में जुड़े हुए हैं, एट दैट केस विच एंगल विल टेक द एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो थीटा क्या है, जनरली एंगल क्या होना चाहिए था, ये वाला लेना चाहिए था, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि ए के हेड से बी का टेल यहां पे कनेक्टेड है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, यहां पर
थीटा एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, और ये थीटा कैसा है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल। अब दूसरा केस का वो क्या होता, जब कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स के टेल और टेल एक साथ कनेक्टेड हो, आप देख सकते हैं बी का टेल ए के टेल से कनेक्टेड है, या हेड और हेड कनेक्टेड हो, तो ऐसे केस में मैं कौन सा एंगल लूंगा, ऐसे केस में मैं क्या लूंगा, इंटीरियर एंगल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल होगा तो कौन सा लूंगा, थीटा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ए, इसको मैंने बोल दिया फाइव, इसको थीटा ना मान के मैंने बोल दिया फाइव, और यहाँ पे इंटीरियर एंगल मैंने क्या रहने दिया, थीटा ही रहने दिया सपोज, एक्सटीरियर एंगल। तो इन दैट केस व्हाट विल से, अगर किसी भी दो वेक्टर के टेल और टेल आपस में कनेक्टेड है या हेड और हेड आपस में कनेक्टेड है, तो इस केस में हम कौन सा एंगल लेंगे, इंटीरियर एंगल लेंगे, अंदर वाला। तो एक्सटीरियर एंगल था थीटा, इंटीरियर एंगल था फाइव, यहाँ पे मैंने वही बना रखा है, फाइव है और ये है। तो इस केस में मैं कौन सा एंगल लूंगा, यहाँ पे द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, आप इसको ध्यान से समझिए एक बार, और मैं बता रहा हूं कि जब किसी दो वेक्टर के हेड और टेल या टेल और हेड आपस में कनेक्टेड होंगे, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल लेंगे। तो यहाँ पे बोलूंगा ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और सेम केस में अगर किसी दो वेक्टर के टेल और टेल आपस में जुड़े हुए या हेड और हेड आपस में जुड़े हुए, तो उस केस में मैं कौन सा एंगल लूंगा, इंटीरियर एंगल लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, द एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज फाइव। सो नाउ यू कैन सी हियर जो ए बी का टेल है वो ए के हेड से जुड़ा हुआ है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल। और सपोज मैंने बोला अगर वी आर टेकिंग द सेम ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या दिखाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ। तो इस केस में अब देखिए कोई दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, तो उसका जो सम हो गया वो क्या हो गया, आर। रिजल्टेंट वो भी क्या होगा, यहाँ पे आर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और प्लस क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो लेकिन अब देखिए यहाँ पे आर सपोज ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब आर रिजल्टेंट ए है, तो ये क्या है आर, तो आर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो सपोज कि जो ए है वो आर है, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इस रिजल्टेंट की का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, प्लस इसने ए से कितना एंगल बनाया है वो एंगल की डायरेक्शन में निकालूंगा। तो बात करो अगर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उस वेक्टर के पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जनरली वो ये होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या जनरली आप इसको आर भी लिख सकते हैं, मॉड आर भी लिख सकते हैं। तो ये जनरली क्या शो कर रहा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, तो जो मैग्नीट्यूड होगा आर का वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे, दैट इज अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसकी क्या होगी, कुछ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है जनरली हम उसको शो करते हैं tan अल्फा से, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू जो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो जो tan अल्फा है, यहां से अगर मैं अल्फा निकाल लो तो क्या आएगा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इस वेक्टर आर की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन। तो मतलब अगर हमने किसी दो वेक्टर ए और बी को क्या करा है, ऐड किया है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है गिवन बाय आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम दिखा सकते हैं tan अल्फा से, एंड दैट इज इक्वल टू b sin थीटा
अपॉन 1a प्लस बी कॉस थीटा, या यहां से अल्फा निकाल सकते हैं हम tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट, लेट्स सी। देखिए ये हमारे पास a और b वेक्टर थे, दोनों के बीच एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है तो हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, और r इसका क्या कर रहा है, रिजल्टेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने से के लिए मैंने क्या किया, मैंने b से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, दैट इज को मैंने बोला n, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ONB, दिख रहा है आपको ONB, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर मैं क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय PGT। व्हाट इज PGT? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर, दैट इज ON का स्क्वायर, इसको मैंने बोला पॉइंट A, ठीक है, ON का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, ठीक। अब बात करो ON की, तो ON इज इक्वल टू OA प्लस AN, देख सकते हैं ON जो है वो क्या है, OA प्लस AN की वैल्यू है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, दैट ON इज इक्वल टू OA प्लस AN, OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा यहां पर, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अब क्योंकि मुझे ON की वैल्यू तो पता है, वो क्या है, OA की वैल्यू तो मुझे पता है कि वो A है, लेकिन AN की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं क्या कर सकता हूं, उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कौन सा एंगल होगा, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ANB। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए AN, बेस चाहिए। तो बेस के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, cos थीटा लगा सकता हूं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, दैट इज बेस अपॉन बेस, दैट इज यू कैन से AN अपॉन hypotenuse, here you can see that this is the hypotenuse, that is AB, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो AN निकाल, तो AN क्या आ जाएगा मेरे पास, AB cos थीटा, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, B, AB की वैल्यू क्या है, B cos थीटा, ठीक। सेम, अच्छा अब मुझे BN की वैल्यू भी पता नहीं है, यहां पर BN की वैल्यू भी पता नहीं है, तो BN और इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। इसी ट्राइंगल में दे लूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज मुझे क्या निकालना है, यहां पर BN निकालना है, तो ये क्या आएगा, BN अपॉन AB, ठीक है। तो BN अपॉन AB की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, BN, तो BN ही रहा, और इसकी वैल्यू क्या है, B, तो यहां से BN की जो वैल्यू निकल जाएगी वो क्या निकल जाएगी, दैट इज B साइन थीटा। तो ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ BN एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ AN। सो मैं क्या कर सकता हूं, AN और BN की वैल्यू यहां पर क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ AN एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ BN। तो ये दो वैल्यू को मैं याद रख सकता हूं, और हमें पता है जो OB की वैल्यू, O और B की वैल्यू है वो है R, ठीक है। तो OB स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो यहां पे जनरली क्या लिखूंगा, अब सब वैल्यू पुट कर देता हूं। तो दिस इज द R स्क्वायर इज इक्वल टू OA, OA की वैल्यू क्या है, यहां पर A है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो A ले रहा हूं, A प्लस AN, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AN, दैट इज B cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ AN। AN की वैल्यू क्या है, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, तो BN स्क्वायर क्या है, BN, B स्क्वायर, B sin थीटा, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा, या आप इसको सीधे ऐसे लिख लो, BN sin थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ऑन करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू cos थीटा। फर्स्ट टर्म A था, सेकंड टर्म क्या था, B cos थीटा था, प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये आ गया रिजल्टेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे 20 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 20 स्क्वायर साइन थीटा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इस वाले क्वांटिटी को देखो और इस वाले टर्म को देखो, दोनों टर्म को देखो, तो इन दोनों में क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो जो ये वैल्यू होती है इसकी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर होती है। तो सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो 1 हो गई है, प्लस 2ab cos थीटा, या यहां से r निकालू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रिजल्टेंट का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट r। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट r, ओके। अब बात करो डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ r। अब देखिए क्यों r की डायरेक्शन, क्योंकि r जब हम किसी वेक्टर a और b दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा r, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और डायरेक्शन क्या होगी वो निकाल रहा हूं। तो सपोज जो r है a से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ एन बी, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, tan अल्फा, और tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज bn अपॉन on। bn की वैल्यू भी जैसे निकाली थी, क्या थी, b sin थीटा, और ON की वैल्यू क्या थी, OA प्लस AN, तो B sin थीटा तो B sin थीटा ही रहा, OA हो गया A, और AN की वैल्यू क्या निकाली थी, B cos थीटा। तो जो एंगल हो जाएगा दैट इज tan अल्फा, दैट विल इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। सो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा क्या कर रहा है, उस रिजल्टेंट r की क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो यहां से क्लियर हो गया कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स को कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। अब दो वेक्टर अगर एक ट्राइंगल की दो साइड को शो कर रहे हैं और हम उन दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस ट्राइंगल की थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, ए बी। अगर सेम ऑर्डर होता तो ऐसे आता रिजल्टेंट, लेकिन यहां पे देख सकते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इसके जस्ट अपोजिट। तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आया और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर जो r है, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। तो जनरली a b पे डिपेंड करने के साथ साथ थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो फर्स्ट केस जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, वेक्टर a और वेक्टर क्या है b, इन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दे बोथ आर a is parallel to b, वेक्टर a is parallel to वेक्टर b। तो उस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे अगर मैं पुट करूं r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और जो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये 1 हो गई, तो क्या बच गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट हटा दूं तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b। तो व्हेन
दो दो वेक्टर अगर जब पैरेलल होंगे आपस में एक दूसरे के साथ, उस टाइम पे जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अगर यहां पे बात करूं इसके एंगल की, तो देखिए साइन 0 इज ऑलवेज 0, तो फिर एंगल भी क्या हो जाएगा उसका, यहां पर हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो tan इनवर्स 0 निकालना पड़ेगा मेरे को। 0 कहां पर होता है, tan, तो वो 90 पे होगा। ठीक है, नाउ केस 2, व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b, a और b आपस में परपेंडिकुलर है, टाइम पे जो 90 थीटा होगा क्या होगा 90, और cos 90 की वैल्यू जो होती है 0। ठीक है, 0 होगी तो पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, तो उस टाइम में r क्या आ जाएगा, √a² प्लस b²। ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। समझ रहे हो ना, cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो a2ab cos 0 cos 90, और किस ab को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 होगी, तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। कब होगा, जब a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब b सपोज यहाँ को है और a यहाँ को है, दोनों के बीच 90 का एंगल बन रहा है, तो उस केस में जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। अगर बात करूं थर्ड केस की, जब थीटा क्या हो 180, 180 का मतलब है कि व्हेन a इज एंटी पैरेलल टू b, मतलब a इधर को है और b इधर को आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 180, और cos 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, यहां पे रख दो r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू -1, cos 180 होगा ना, तो cos 180 की जगह क्या रख दिया -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -2ab हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2ab, किसका बन जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, अंडर रूट डाल दूंगा, तो r इक्वल टू क्या बनेगा, a माइनस b। तो इट मींस कि जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होंगे, उस टाइम पे जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम। तो दीज आर द स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस थे जब a और b आपस में पैरेलल थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, उस टाइम पे जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। जब a इज परपेंडिकुलर टू b था, उस टाइम पे जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का जो कुछ ऐसा होगा। और जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे अपोजिट इन द डायरेक्शन, सो एट दैट टाइम जो उनका रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड होगा उसका क्या होगा, वो मिनिमम होगा, एंड दैट इज गिवन बाय r इक्वल्स टू a माइनस b। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। जो पैरेललोग्राम लॉ है वो भी जस्ट किसके जैसा है, ट्रायंगल लॉ के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें चेंज क्या है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स, पैरेललोग्राम की दो नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेललोग्राम जनरली ऐसा होता है, ये दो पैरेलल साइड होगी इसकी, ये, ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड का मतलब एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है। वो कहता है कि इफ द टू वेक्टर्स a and b आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इसको मैंने बोला a और जनरली इसको मैंने बोला b। अब दोनों का हेड और हेड कनेक्टेड, तो टेल और टेल कनेक्टेड है, तो कौन सा एंगल लेंगे, ये, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन a and b। और अब पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो जनरली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a के बराबर हो जाएगा और ये वेक्टर b के बराबर हो जाएगा। तो इसको a o बोला, इसको a बोला, इसको b बोला, इसको c बोला। तो अगर कोई दो वेक्टर a और b किसी भी पैरेललोग्राम की दो नॉन पैरेलल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसके डायगोनल से क्या करेंगे हम, शो करेंगे। मींस then the diagonal of the parallelogram will show you the resultant of the vector a and b। ठीक है, तो जनरली ये होगा। अब सेम चीज यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो थीटा कंसीडर कर लिया, तो यहां से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा यहाँ पर, फिर सेम चीज करूंगा जो मैंने ट्रायंगल लॉ की देखी, फिर सेम चीज करूंगा, ये टोटल एंगल लूंगा o and b, फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा, तो वहां से मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा r इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा।
ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब अगर बात करो डायरेक्शन की, तो सपोज जो R था वो A के साथ बना रहा है बीटा एंगल, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय tan बीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू सेम हो जाएगी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहां से आप बीटा निकालो तो tan अंदर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा upon a plus b cos theta. So this is representing the direction of vector r. मतलब आपने क्या करना, वही चीज करनी है। देखो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स कोई दो वेक्टर को शो कर रही है और उन दो वेक्टर को हम सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा किसी भी ट्राइंगल का, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके लिए जो रिजल्टेंट निकालना ये था और उसकी जो डायरेक्शन थी कुछ ऐसी थी। बात करें पैरेललोग्राम लॉ की, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो नॉन पैरेलल साइड दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए, रिप्रेजेंट कर रहा है बी, ठीक है, तो उस टाइम पे उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी का क्या करेगा, रिजल्टेंट। सॉल्व कैसे करना है, सेम चीज ए लेनी है, थीटा ले लेना है, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देना है, फिर ये वाला ओ एंड बी को कंसीडर करना है और सेम चीज कर देनी है जैसे हमने किसके लिए करी, ट्राइंगल लॉ के लिए की। तो एट द एंड व्हाट यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन दैट r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, अगर ये जो r है a के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो उस टाइम पे जो tan बीटा होगा वो क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होगा, या यहाँ पे बीटा निकल सकता है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर बात करो स्पेशल केसेस की, तो सेम चीज रहेगी, मेरे पास सेम रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट प्लस लॉज जो है हमारे पास वेक्टर एडिशन के पास क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट आप जब तक फिजिक्स में रहेंगे, फिजिक्स के फील्ड में रहेंगे, तब तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिक है तो इसको आप जरूर सीखें। तो थैंक यू सो मच।